जय श्री राम दोस्तों, अगर आप भी सच और तर्क के साथ खड़े होकर हमारे देश को एक मजबूत, एकजुट और गौरवशाली राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम। दोस्तों, आज की डिबेट में बवाल मचने वाला है। गरिमा सिंह, जो आए दिन कांग्रेस की चमचागिरी और दलाली करती रहती हैं, ने इस बार सुधांशु त्रिवेदी को अपने सवालों से घेरने की कोशिश की। शायद गरिमा सिंह यह भूल गई थीं कि वह पंगा किससे ले रही हैं। जब सुधांशु त्रिवेदी की बारी आई तो उन्होंने गरिमा सिंह के सवालों का ऐसा जवाब दिया कि चाटुकार गरिमा की सरेआम धुलाई कर दी। लेकिन दोस्तों, मजा तो तब आया जब वीडियो के लास्ट पार्ट में सुधांशु त्रिवेदी ने गरिमा सिंह को इतनी बुरी तरह जलील किया कि वह चुप हो गई। वह धमाकेदार पल आपको हंसाते हंसाते लोटपोट कर देगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए यह शानदार वीडियो शुरू करते हैं। चालू करो बे। अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल पर सिविल एविएशन का घोटाले का आरोप लगाने वाले आप थे। हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए आपके संसदीय बोर्ड ने, बाकायदा आपके सांसदों के एक दल ने वो नल का घोटाला, पानी का घोटाला, शारदा घोटाला, ये हिमंता शर्मा बिस्वा के लिए तो बीजेपी ने बुकलेट जारी की थी कि भ्रष्टाचारी हैं खुले तौर पर। उन्हें आपने मुख्यमंत्री बना दिया आसाम का। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ये भी बड़ा मजेदार प्रश्न है। हमने आरोप लगाए थे, हमने आरोप वापस नहीं लिए हैं। किसी भी नेता से केस विड्रॉ नहीं किया है पार्टी ने। मगर मजे की बात है, जिन आरोपों पे उन सरकारों ने एलानिया कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, वो आज कहते हैं ऐसा हुआ था। तो पहली बार कहलवा दीजिए कांग्रेस से। एक मिनट, पूरी बात सुनिए ना। हमने तो आरोप लगाया था, वो सरकार में थे। सुनिए तो आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। अरे सुनिए तो, जो अपोजिशन में है वो तो अनुमान पे बोल रहा है और हम कायम हैं अपनी बात पे। जो सरकार में वो कह रहा है ऐसा हुआ नहीं। पहले कहलवाइए उनसे कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था। पहले कहलवाइए महाराष्ट्र में कि भ्रष्टाचार हुआ था। पहले कहिए कि करोड़ों का घोटाला हुआ था। बड़ी मजेदार बात है। आपने हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए गलत बुकलेट जारी की थी क्या? चुप साली। पहले आप कहिए कि प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ सिविल एविएशन घोटाला। कांग्रेस ने कहा ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ था। आज कह रहे हैं अपनी सरकार को, अरे हुआ था, बहुत जबरदस्त हुआ था, हमारी सरकार घनघोर भ्रष्ट थी। अपने को आरोप देते ऐसे गजब के लोग हैं, ऐसा नजर नहीं आई। जैसे उदाहरण के लिए अभी वो हिंडनबर्ग जिसकी दुकान बंद हो गई, उसने आरोप किन सरकारों पर लगाया था? तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। और राहुल गांधी कह रहे हैं पैसा दिया गया, पैसा दिया गया। भाई अपनी सरकारों को खुलेआम कह रहे हैं पैसा दिया गया। मुझे लगता है समस्या क्या है। आपने भी, देवेंद्र फडणवीस ने भी तो खुलेआम कहा था चक्की पीसिंग अजीत पवार के लिए। शुगर मिल का घोटाला और दुनिया भर के और घोटाले, ये तो देवेंद्र फडणवीस का हमने तो कहा ना, ऑन रिकॉर्ड है। किरीट सोमैया ने कहा 1000 करोड़ रुपए का घपला करके चले गए। हमने कहा, हमने वो आपके वित्त मंत्री है। मैंने बिल्कुल कहा, हमने तो कहा, हमने आरोप लगाया था। उनसे कहिए घोटाला हुआ था। गलत आरोप लगाया। ना, स्टैंड वो चेंज कर रहे हैं। सुनिए, हमने बताएं, आपने हिमंता बिस्वा पर, प्रफुल्ल पटेल पर, अजीत पवार पर, आपने इन सब पर गलत आरोप लगाया। नहीं, सुनिए, हिमंता बिस्वा शर्मा हमारी पार्टी में आने के बाद भी एक बार उनकी सीबीआई के आगे पेशी हो चुकी है कलकत्ता में। 2015 अब सुनिए मेरी पूरी बात तो सुनिए। हमने आरोप लगाया था, स्टैंड चेंज नहीं किया है। उनका स्टैंड ये था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज कह रहे हुआ है। स्टैंड उन्होंने चेंज किया तो जवाब उन्हें देना चाहिए। हाँ, यानी कि सर, जो हिमंता बिस्वा शर्मा, अरे भाई मेरी बात आप पूरी बात सुनिए। एक कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज कह रहा हुआ। स्टैंड तो उसने चेंज किया ना। हमने कहा आरोप है, हम आरोप पे कायम है। तो जिसने स्टैंड चेंज किया उससे पूछिए ना। यानी कि सुधांशु जी, जो हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ आपने बुकलेट जारी की थी, वो आरोप बेजा गलत नहीं थे, निराधार नहीं थे। बताता हूँ। हमने उन आरोपों को विड्रॉ नहीं किया, ठीक है। बट उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो ये कह चुके हैं कि ऐसा कोई आरोप नहीं था, ये सब निराधार था। एक बार कहलवा दीजिए शारदा घोटाला हुआ था, कहलवा तो दीजिए, तब हमसे पूछिए। ठीक है, बात है सर, क्या बात, ये बात है, ये तो बड़ी मजेदार बात है। हम कहेंगे कि शारदा घोटाला तो हुआ ही नहीं था, और जब नहीं हुआ था तो पहले तय कर लो मेरे भाई, हुआ था कि नहीं हुआ था, भ्रष्टाचार किया था या नहीं किया था। पर जानते क्या होता है, हुआ नहीं हुआ, किया नहीं किया में ऐसे फंसे हुए हैं दो पाटों के बीच में कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। इसलिए ना आसाम में साबुत बचे, ना महाराष्ट्र में साबुत बचे। देखिए कुंभ चल रहा है। अब ये कुंभ क्या है? कुंभ जो है ग्रहों की गति के आधार पे होता है, जुपिटर की साइकिल पे। 12 साल में एक बार कुंभ इसलिए होता है कि 12 साल बाद जुपिटर वहीं पे आता है। हमने बृहस्पति की साइकिल क्यों चुनी? क्योंकि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, उसकी ग्रेविटी सबसे ज्यादा है। और अब ये साइंस को पता है कि हमारे सौरमंडल के बाहर से जो एस्टेरॉइड्स आते हैं उसको अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी से
गुरु खींच लेता है, इसलिए हम बचे रहते हैं। और ये समझिए, ग्रेविटी की जो हिंदी, संस्कृत या अधिकांश भारतीय भाषाओं में शब्द क्या है? गुरुत्वाकर्षण। वो गुरु से ही बना हुआ है, समझ रहे हो? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बात मैं पहले बोल चुका हूं, मगर मैं इस श्लोक के लिए दोबारा बोल देता हूं। देखिए, जो हमारे हफ्तों के नाम हैं, संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे क्यों आता है? और ये पूरी दुनिया मानती है, अकेले हम नहीं मान रहे। आप ये बताइए, संडे सबसे पहले आना चाहिए, समझ में आता है, सूर्य सबसे बड़ा ग्रह है। अगर साइज में हो तो सूर्य के बाद बृहस्पति है, फिर बृहस्पति के बाद शनि है, तो संडे के बाद थर्सडे आना चाहिए। अगर प्रॉक्सिमिटी से हो तो सबसे नजदीक बुध है, बुध के बाद शुक्र है, फिर मंगल है। मगर ये सूर्य के बाद चंद्रमा, फिर मंडे के बाद ट्यूसडे इसलिए आता है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? अभी पता चलेगा कि जो वैदिक ज्योतिष है उसमें एक होरा होता है, यानी दिन के 12 पार्ट्स हैं। अहोरात्रि, अहोरात्रि में से आप आओत्रा हटा दे तो होरा आता है। उसी से ग्रीक लैटिन में हॉरोस्कोप आया है। अंग्रेजी का आवर शब्द होरा से बना है। तो जब आप सूर्य की होरा निकालेंगे तो 25वें घंटे में जो होरा आएगी, यानी नेक्स्ट डे फर्स्ट आवर की, वो चंद्रमा की आएगी। उसके बाद निकालेंगे तो नेक्स्ट डे फर्स्ट आवर की मंगल की आएगी। उसके आगे बुध की आएगी। अब कोई कहे भैया इतनी तो हमने वैदिक एस्ट्रोलॉजी समझी नहीं। हाँ। अब ये श्लोक रोज हम सब पूजा में पढ़े हैं। सही पकड़े हैं। ग्रहों की शांति के लिए जब पंडित जी बोलते हैं, क्या कहते हैं? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी। अब सीक्वेंस पे ध्यान दीजिएगा। भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति करो भवन्तु। सबसे पहले क्या है? भानु शशि मंडे, भूमि सुत मंगल, बुधश्च बुध, गुरु शुक्र शनि। इसीलिए हम कहना चाहते हैं मेरे भाई, हम जगत गुरु थे नहीं, अभी भी दुनिया हमारा ही सीक्वेंस पालन कर रही है। मगर आज गुलामी की मानसिकता ऐसे दिमाग में भरी हुई है कि अभी भी सोशल मीडिया पे 10 लोग कूद पड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, हमारे अच्छा नहीं था, कुछ भी अच्छा नहीं था, कैसे कह दिया? हम तो बड़े खराब थे, बड़े अनसाइंटिफिक थे, बड़े बैकवर्ड थे। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि धारा प्रवाह बोलने वाले वन ऑफ द हैंडफुल स्पोक्सपर्सन। उसका कारण यह है कि उनके दिमाग में एम फैक्टर घुसा हुआ है। एम फैक्टर क्या है? एम फैक्टर सर, सुनिए, वो मैकाले, अब सुनिए अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैकाले माइंडसेट ऑफ 19th सेंचुरी, मार्क्सिस्ट माइंडसेट ऑफ 20th सेंचुरी। और कुछ भी आप सोच रहे होंगे तो आपकी बुद्धिमत्ता पे मुझे पूरा भरोसा है। अब एक एम फैक्टर पर आप ले आए सुधांशु जी। सवाल मेरा यह है आपसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लिए संसद के पटल पर एक टारगेट सेट किया, अब की बार 400 पार। ये आंकड़ा अटक कर 240 रह गया, ऐसा क्यों हुआ? लोग तेरे को बताते तेरी माँ की। देखिए, 63 सीटें कम, महाराष्ट्र में डेंट, हरियाणा में डेंट, बिहार में डेंट, उत्तर प्रदेश में डेंट। ऐसा है, हम लोग हमारी जनरेशन ने बचपन में जब क्रिकेट होता था तो कमेंट्री पहले रेडियो पे आती थी, टीवी पे कम आता था। 90 के दशक में टीवी पे आना शुरू हुआ। तो क्या होता था, शुरू में मान लीजिए 10 रन पे 2 विकेट गिर गए, उसके बाद हो गई 200 रन की साझेदारी। तो कमेंटेटर बोलता था, एक समय था जब भारत का स्कोर 10 रन पे 2 विकेट था, पर वो कहानी अब बहुत पुरानी होती हुई। अब ये 6 महीने में इतना पानी बह चुका है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र से लेके नासिक और रामटेक के महाराष्ट्र तक। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भ्रम और एम, जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव में हमारे लिए समस्या रही, अब भ्रम टूट गया है। सारे लोगों को समझ में आ गया है जिस आधार के ऊपर वो कहते थे आएंगे संविधान बदल देंगे वगैरह वगैरह। नहीं तो ये तो आपके अपने मंत्री कहते दिखे। उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल ने बाकायदा योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी कि पिछड़े वर्ग के और दलित वर्ग के लोग इंटरव्यू के अप्लाई करते हैं और बार बार नॉट फाउंड सूटेबल लिखकर वापस भेज देते हैं, और 4 बार नॉट फाउंड सूटेबल लिखते हैं और 5वीं बार फिर सवर्णों को नौकरी मिल जाती है, जनरल क्लास को नौकरी दे देते हैं। अनुप्रिया पटेल कह रही है ये तो। अच्छा, अब देख तू। मैं पूरी बात बताना चाहता हूं तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। देखिए, हमने 12 सीएम डिप्टी सीएम बनाए, उसमें 10 अलग अलग जातियों के। इन्होंने जो आज पिछड़ों की बात करते हैं, अलग जाति तो छोड़िए, अपनी जाति में अपने परिवार के बाहर किसी को नहीं बनाया। आज मैं दावे के साथ कहता हूं, अखिलेश यादव जी की पार्टी 5 सांसद कौन? अखिलेश भैया, डिंपल भाभी के 3 देवर। जाति की गणना हो गई संसद में पूरी, अब कहो परिवार की गणना हो गई संसद में पूरी, अब कहो जातिगत जनगणना है बहुत जरूरी। जी गलत नैरेटिव है कि अवधेश प्रसाद को फैजाबाद से टिकट दिया, वो तो परिवार के है नहीं, वो ओबीसी नहीं है। फिर भी ना परिवार से बाहर टिकट दिया। नहीं, मैंने ये कहा था कि और आप आगे सुनिए, सत्ता देने की बात आएगी तो मुलायम सिंह जी,
फिर उनके भाई शिवपाल, फिर उनके भाई रामगोपाल जी, फिर बेटे अखिलेश जी, फिर बहू डिंपल जी, फिर भतीजे धर्मेंद्र जी, इत्यादि इत्यादि आगे बढ़ते चले जाएंगे। लालू प्रसाद यादव जी पहले मैं, फिर मेरे साले साधु यादव जी, फिर उनकी पत्नी, फिर बेटा, फिर दूसरा बेटा, फिर बेटी, फिर दूसरी बेटी। समझ रहे हो? कह दो भाई परिवार की गणना हो गई पूरी। अब कहो जातिगत जनगणना है बहुत जरूरी है। और आगे सुनिए, ये सारे अब सुनिए, परिवारवादी सुनिए। जयंत नहीं, नहीं, चौधरी, पूरी- अजीत पूरी- पूरी बात तो चौधरी सुनिए। से सर सुनिए नहीं, ना। नहीं, ये बात सारे तो सुनिए ना, जो परिवारवादी गणना की आपके बात साथ कर भी रहे हैं, हैं। चिराग अरे पूरी पासवान। बात तो सुनिए। सर, सुनिए ना। अरे सुनिए तो राहुल गांधी, राहुल भैया लोकसभा में, माता सोनिया राज्यसभा में, अब बहन प्रियंका लोकसभा में, पूरा परिवार आ गया। और संसद सारे में कहो परिवारवादी जो अब आपके कहो साथ हैं, जातिगत जनगणना सुधांशु है बहुत जी, जरूरी। ना एक सेकंड, सारे परिवारवादी जो आपके साथ हैं, चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे, जयंत चौधरी, अजीत चौधरी के बेटे, चौधरी चरण सिंह के पोते, कितने आपके साथ परिवारवादी हैं? कर्नाटका से लेकर आंध्र प्रदेश से लेकर कितने परिवारवादी गिनवाऊं, बताइए। तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। देखिए मैं तो बहुत यह बात जिम्मेदारी से कह चुका हूं कि भारत की राजनीति में आज की डेट में जो राष्ट्रीय दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और हमारे धुर विरोधी हैं, मगर कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर बाकी सब दलों में इस चीज का प्रभाव आ चुका है। मगर इंक्लूडिंग बीजेपी, मगर नहीं, इंक्लूडिंग बीजेपी में कहां है? सारे परिवारवादी आपने इकट्ठे कर लिए। अब इसकी मौका देखिए, इतना आप समझदारी से बात करें। पूंजी और पूंजीवाद में अंतर नहीं पता। हाँ। पूंजी तो सबको चाहिए। अरे भाई सैलरी चाहिए, पैसा चाहिए, बिजनेस चाहिए, पैसा चाहिए जिंदगी जीने के लिए। पूंजीवाद क्या है? सारी पूंजी मेरे पास रहे। तो किसी के परिवार का बेटा बेटी राजनीति में नहीं आ सकता, यह रोक नहीं लगाई जा सकती। मगर सब कुछ मेरा ही रहेगा। जैसे आपके परिवार का कोई व्यक्ति पत्रकारिता में नहीं आ सकता, ये रोक नहीं लगा सकती। न्यूज 24 चैनल नहीं ज्वाइन कर सकता, रोक नहीं लगा सकती। मगर परिवारवाद इसे कहेंगे। आप कहेंगे जिस दिन मैं एंकरिंग छोड़ूंगी, एंकर मेरे परिवार का ही बनेगा। यह है परिवारवाद। सर तो मैं पूंजी वही और तो कह रही हूँ पूंजीवाद में आपसे। समझिए तो परिवार और नहीं, परिवारवाद फिर में मैं आपसे एक अब और फिर एक और मैं ना, आपको एक बताता सेकंड हूं। में अच्छा फिर चलिए, आपसे मैं अब काउंटर- सिंपल कर देता मुझे हूं। आप इतने बड़े सिंपल काउंटर कर देता हूं। स्पोर्ट्स सुनिए, पर्सन हैं। आज 2025 है। आप में से कौन बता सकता है कि 2047 में जब अमृतकाल समाप्त होगा, भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा? कोई बता सकता है? नहीं। मगर कांग्रेस में दावे से कह सकते हैं कि जो भी होगा सूत्र गांधी परिवार के हाथ में होंगे। सपा यदि पार्टी रहेगी तो सूत्र अखिलेश यादव जी के परिवार में जेपी रहेंगे। नड्डा- यदि लालू यादव जी रहेंगे, अब वो भी। और बीजेपी में भी जेपी नड्डा अध्यक्ष बनेंगे। ये कौन से चुनाव से और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से तय हुआ, बताइए? 2020 में कौन सा चुनाव हुआ था कि जेपी नड्डा वो प्रदेश संगठन और जितने भी 50% ऑफ द प्रदेश संगठन, मुझे लगता है बाकायदा उनका पहले चुनाव होना चाहिए, फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। कौन सा चुनाव हुआ? अभी बता है भाई, अभी बता है। बिल्कुल आपको आइडिया नहीं है। हमारे संविधान के अनुसार पहले 50% जिला कमेटियों का चुनाव कंप्लीट हो जाएगा, तब स्टेट का इलेक्शन हो सकता है। स्टेट के 50% जब इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन हो सकता है। बताइए और आप उसी कौन सा समय चुनाव हुआ पूरा ना? प्रोसेस हुआ था। अब आपको जानकारी नहीं है तो तो इसलिए मैं कह रहा 2020 हूं। में, अच्छा ये यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो और नेशनल मीडिया को पता ही ना चले। भाई मल्लिकार्जुन खड़गे का चुनाव हुआ, सबको पता चला, पार्टी में सिर्फ उटव्वल हुई, दिग्विजय सिंह से लेकर नहीं, और अशोक गहलोत तक सब रूठ गए। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन रही है, चुनाव करा रही है और देश में नेशनल मीडिया को नहीं वो पता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ट्रैफिक शांति से चलता रहे तो किसी को नहीं दिखाई पड़ता है। जब लड़ना शुरू कर देते हैं, दो लोग खड़े होके, ट्रैफिक जाम हो जाता है, सबको पता चलता है। बहन डर गई। और सिर्फ उटव्वल कांग्रेस में अभी से नहीं हो रही है, हाँ। सन 46 से हो रही है। सरदार पटेल को सब चाहते थे अध्यक्ष बने, मगर 0 वोट पाके नेहरू बन गए। उससे पहले से हो रही है। उस पर भी मैं आ 1939 सकती हूँ में वैसे, हरिपुरा सुकेश जी। कांग्रेस में महात्मा गांधी ने कहा पट्टाभी रमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार होगी, और हार गए, और सुभाष चंद्र बोस जीत गए। मतलब आप समझिए। ठीक है सर, सुकेश जी मैं कुछ एक लाइन पूछ रहे में हैं कहूं, आपसे, हाँ। आज खड़गे जी की स्थिति या सोनिया गांधी की स्थिति नेहरू जी से बेहतर है, सॉरी महात्मा गांधी से बेहतर है। कैसे? गांधी चाहते थे कि नेहरू का नाम रिकमेंड होकर आए, पर एक भी प्रदेश कार्य समिति ने नेहरू का नाम रिकमेंड नहीं किया। यह बैठक हुई थी 26 अप्रैल 1946, जिसका उल्लेख कई लोगों ने अपनी किताब में किया। मौलाना आजाद ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में किया है, कृपलानी ने अपनी किताब माई डेज विद गांधी में किया है, और दुर्गादास ने अपनी किताब इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर ने किया। बात तो सही है। अगर ये यहां भी एक सोनिया स्थापित- गांधी जी की इच्छा थी कि खड़गे जी बने, तो देखिए अगर शशि थरूर ने नामांकन किया था तो विड्रॉ कर लिया, दिग्विजय सिंह जी आगे बढ़े थे, विड्रॉ कर लिया। इसका मतलब गांधी जी से ज्यादा जो कंट्रोल गांधी जी का 46 में था कांग्रेस पे, उससे ज्यादा सोनिया गांधी का आज कंट्रोल है। खड़गे जी की स्थिति नेहरू से ठीक बेहतर है है। सुकेश। तो देश की पार्लियामेंट ने बाकायदा एक एक्ट पारित किया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1951। उसे बीजेपी मानती है या नहीं मानती, बल्कि केंद्र सरकार मानती है कि नहीं मानती?
हाँ। है, चूंकि वो पार्लियामेंट का पास किया हुआ एक्ट है। सुधांशु जी सीधे बता दें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसको हटा देना चाहिए क्या? देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए मेरी टिप्पणी करना ठीक नहीं है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो मेरी बात को गौर से सुनिए। वक्फ बोर्ड एक्ट ये कहता है कि 300 साल पुराने फरमान भी माने जाएंगे। आपको पता तमिलनाडु का मंदिर किस आधार पे कि 1572 में अरकाट के नवाब ने दिया था। हाँ। ये उन सरकारों के फरमान जो शरिया के आधार पे चलती थी। एक मुगल बादशाह नहीं जिसने गाजी की उपाधि ना ली हो, इंक्लूडिंग अकबर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो सर और जेपीसी सुनिए, में पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, वो तो जेपीसी में आएगा। जेपीसी ये में आपने कॉन्सेप्ट भेज कहां दिया से आया उसको। है? ये शरिया के जिम्मी के कॉन्सेप्ट से आया है। हाँ। यानी गैर मुस्लिम प्रजा जिम्मी होती थी, उसका प्रॉपर्टी पे हक नहीं होगा। अगर डिस्प्यूट होगा तो पहला हक होगा मुस्लिम का। ये जजिया और जिम्मी का कॉन्सेप्ट जिन सरकारों ने माना, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी हमने उस सरकार को दी। तो इसलिए मैं आप कहना उसके चाहता लिए- नहीं, हूं, सुनिए इन्होंने सुधांशु भारत जी। के संविधान को शरिया स्क्रिप्ट बनाया है। सुधांशु जी उसी बीच में ना बोल। के इन्होंने खिलाफ- भारत के संविधान को शरिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम किया उसी है। के खिलाफ आप बाकायदा एक विधेयक लेकर आए पार्लियामेंट पहले में। मुझे जवाब दीजिए। सर एक सेकंड, नहीं, लेकिन एक बार ना, जवाब ना, दीजिए। एक सेकंड सर सुनिए ना। पुराने वो एनडीए कानून के मानने पास- चाहिए। एक सेकंड सर सुनिए तो अब बताइए तो। एनडीए के पास बहुमत है, आप बाकायदा विधेयक ले आए और बहुमत होने के बावजूद आपने पारित नहीं कराया, आपने जेपीसी को भेज दिया। क्यों भेजना पड़ा जेपीसी को अगर आपकी वक्फ बोर्ड पर दलील जायज है तो? ताकि सबको हकीकत का पहचान हो जाए। अब एक और बात सुनिए, यह भारत ही दुनिया में इकलौता देश है जिसने अपने लुटेरों के बनाए हुए नियम को आजाद भारत में मान्यता दे रखी है। आई चैलेंज, एक कंट्री बताइए दुनिया में जो लुटेरों के द्वारा लिखे गए इतिहास को प्रामाणिक मानता हो और उनके सरकारों के द्वारा दिए गए फरमानों को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देता हूं। मैं चैलेंज करके बताता हूं, एक देश बताइए। अच्छा, मैं भी चैलेंज कर इसीलिए रही हूँ मैं आपको। कहता देश की हूं, आजादी में पहली अमृतकाल बार में। सर मैं भी चैलेंज कर रही हूँ, देश की आजादी के बाद पहली बार बड़ी भारत की कैबिनेट में एक मुस्लिम मंत्री नहीं है, बीजेपी का एक मुस्लिम सांसद नहीं है, और ये देश की आजादी के बाद पहली बार हुआ है। ये इतना इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहां लेकर जाएगी भारतीय जनता पार्टी? लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। जो आपने बात कही, इसलिए क्योंकि हमने जानते किसको बनाते हैं, हमने आरिफ मोहम्मद खान साहब को बनाया है। सर आई एम टॉकिंग अबाउट पार्लियामेंट। नहीं, मैं बता मुझे रहा बड़ी हूं जिम्मेदारी से जवाब नहीं, मैं दीजिए जवाब दे सुधांशु रहा जी, हूं, और दिल बिल्कुल पर जवाब। हाथ रखकर जवाब दीजिए। अरे मैं दिल पे हाथ रख के कहता हूं कि मुस्लिम समाज का जो कंट्रीब्यूशन है उसको कभी धेला पर माना है। पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का, कोई गया हो तो बताइए। आजमगढ़ के थे। ये बताइए, वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई, मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुला के सम्मान किया। कोई गया हो तो बताइए। 73 मंत्रियों अब सुनिए, में से पूरी एक बात भी सुनिए, मंत्री पूरी बात, ना- अब पूरी बात सुनिए। एक ही उलझा नहीं, देंगे आप। देखिए, आप बीच उलझा नहीं रहा हूं, आप उलझी हुई हैं, उसे सुलझा रहा हूं। एक ही दिन में याकूब मेनन का नमाज जनाजा हुआ, और एक ही दिन में डॉक्टर कलाम का नमाज जनाजा हुआ। कोई नहीं गया डॉक्टर कलाम के नमाज जनाजा में, सब याकूब मेनन के नमाज बिल्कुल जनाजा में ठीक गए। है, सुधांशु अब सुनिए, त्रिवेदी अब ठीक है मंचन के नहीं, मंच पर ये बिल्कुल ठीक ठीक है, है। इसी को समझिए, सुधांशु इसे त्रिवेदी- ठीक है समझिए।